साथियों नमस्कार, मैं अवनीश टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, अभी पिछले वीडियो में हम ब्रह्मांड और सौरमंडल और ग्रहों से संबंधित जो है हमने पढ़ा है हम लोगों। अब हम सीधे पृथ्वी पे आ रहे हैं। पृथ्वी जो हमारे सौरमंडल का तीसरा, सूर्य से सबसे निकटतम तीसरा ग्रह है, आकार की दृष्टि से पांचवा और डेंसिटी पूरे ग्रहों में जिसकी सबसे ज़्यादा है। तो हम पृथ्वी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में पृथ्वी जो हमको पढ़ना है, हमको जो पढ़ना है वह विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल। तो विश्व भूगोल में हमने ब्रह्मांड ये सब पढ़ा। अब पृथ्वी हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी में हम अक्षांश और देशांतर बताए थे। अक्षांश और देशांतर से हमने बताया था कि देशांतर से हम समय का ज्ञान करते हैं और अक्षांश और देशांतर रेखाओं से किसी भी देश की स्थिति को हम अच्छे से जान सकते हैं। तो इस तरीके से हम आज जो पढ़ेंगे वह पृथ्वी पढ़ेंगे और पृथ्वी से संबंधित भौतिक भूगोल। सबसे पहले हम अगर ज्योग्राफी में देखेंगे तो सबसे पहले भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल पढ़ने से पहले हम थोड़ा पृथ्वी के बारे में जान लें। पहले पूरी पृथ्वी एक पैंजिया हुआ करता था। पूरी पृथ्वी एक पैंजिया था और किनारे किनारे पानी था। यह पैंजिया और यह पैंथालासा। लारेसिया भी कहा जाता है। यानी पूरी पृथ्वी एक पैंजिया थी और किनारे किनारे पैंथालासा या लारेसिया, और यह किनारे किनारे यहाँ पे पानी था, समुद्र जिसको हम कहें, और बीच में पैंजिया था। बहुत पहले युग में पृथ्वी, जैसे कि हम जानते हैं कि यह अग्नि का ही टूटा हुआ भाग है, मतलब पृथ्वी सूर्य का ही टूटा हुआ भाग है जो अग्नि पिंड की भांति था। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम थोड़ा सा जाएं तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पे तप्त लावा, जैसे लाल बिल्कुल तप्त लावा है, और ऊपरी हिस्सा जो कि सियाल है और यह सीमा है, और यहाँ पे यफी और निकिल के तत्व ज़्यादा हैं। इस तरह पृथ्वी बहुत गर्म है। नीचे हम देखते हैं पृथ्वी बहुत गर्म है, जहाँ से ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा एक ऊर्जा का ही रूप है, और ऊष्मा के निकलने से और कई एक रेडियो तरंगों के निकलने से पृथ्वी में विभाजन हो गया। पृथ्वी में एक विभाजन हो गया, तो वो जिग विभाजन हुआ। यानी अगर हम दोनों को जोड़ दें तो एक ही फिर जो है गोल आकार मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ऊपर वाले जो भाग को हम अंगारा लैंड, ये नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब देखें कि ये जो बीच का भाग है, यहाँ पे ये जो किनारे किनारे पानी था, ये बीच वाले भाग में पानी आ गया, और यहीं पे तेथिस सागर हुआ करता था। तेथिस सागर। और यह विभाजन रुका नहीं, कुछ हजारों वर्ष बाद फिर इसमें विभाजन हुआ, और इस तरह विभाजन यस आकार का हुआ, जो कि अब अटलांटिक महासागर कहलाता है। और एक तरफ एशिया, पूर्वी एशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इस तरीके से कई महाद्वीप में ये बट गया। तो सबसे पहले कुल मिला के ये जब जो बटा तो 7 महाद्वीप एवं 4 महासागरों में बट गया। इन 7 महाद्वीपों में अगर हम क्रम से देखें तो एशिया, अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम क्रम से देखें तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हम देखते हैं। तो हम 7 महाद्वीप यहाँ पे देखा और 4 महासागर में सबसे पहला जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है, और तीसरा हिंद महासागर, और चौथा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक उत्तरी और दक्षिणी दोनों पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं ये 7 महाद्वीप, ठीक है, 7 महाद्वीप और 4 महासागरों में हम पृथ्वी को देखते हैं बढ़ जाता है। और इस तरीके से अगर हम भौतिक भूगोल देखें तो भौतिक भूगोल को उच्चावच के आधार पर हम इसको 3 तरीके से बंटवारा कर सकते हैं। 3 कोटियों में इसका हम विभाजन कर सकते हैं, जिसमें प्रथम कोट के उच्चावच हमारे 7 महाद्वीप और 4 महासागर होते हैं। प्रथम कोट के उच्चावच 7 महाद्वीप और 4 महासागर, और द्वितीय कोट के जो उच्चावच हैं जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, झील, मरुस्थल, इस तरीके से जो बना वो द्वितीय कोट का हुआ, यानी पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार, झील, मरुस्थल या इत्यादि ये सब बने। और तीसरी कोट वह होती है, तीसरी कोट के उच्चावच वो होते हैं जो अपक्षय एवं अपर्दन के बाद जो बनता है। जैसे जो भी अपक्षय अपर्दन के बाद जो स्थलाकृति बनेगी उस स्थलाकृति को हम तृतीय श्रेणी में रखते हैं, और तृतीय कोट के जो है उच्चावच का उदाहरण हम देते हैं, और तृतीय कोट के उच्चावच वह होता है। इस तरीके से हम पृथ्वी देख लेते हैं कि प्रथम कोट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम कोट के उच्चावच, जिसमें महाद्वीप एवं महासागर, दूसरा द्वितीय कोट के उच्चावच, जिसमें पर्वत, पहाड़, पठार, झील, मैदान, मरुस्थल इत्यादि, और तीसरा है तृतीय कोट के उच्चावच, जिसमें अपक्षय एवं अपर्दन के बाद अपक्षय एवं अपर्दन के बाद बने स्थलाकृति। इस तरह एग्जाम में भी आ सकता है कि प्रथम कोट के उच्चावच कौन से हैं, या द्वितीय कोट के उच्चावच कौन से हैं, और तृतीय कोट के उच्चावच कौन से हैं। ये एग्जाम में के दृश्य से तो आप जान सकते हैं कि महाद्वीप एवं महासागर प्रथम कोट के उच्चावच हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान ये सब द्वितीय कोट के उच्चावच हैं, जबकि अपर्दन, अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उसको हम तृतीय कोट के अपर्दन में कहते हैं। और इस तरीके से 7 महाद्वीप और 4 महासागरों में इसका हम बंटवारा देखते हैं। और भौतिक भूगोल की अगर
अगर हम शाखाएं देखें तो भौतिक भूगोल स्थला, इसको हम कई शाखाओं में बांट सकते हैं। स्थलाकृत एक होगा जो है मार्फोलॉजी, जियोमार्फोलॉजी, उसके बाद समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी और जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, और उसके बाद जो है इसको हम जियोम या बायोम, इस तरीके से इसका बंटवारा कर सकते हैं। और इसका विधिवत हम लोग एक एक भाग, अभी हम लोग जो भी पर्वत बने हैं, फिर पर्वत किस तरह बने हैं और विश्व में इन पर्वत का बंटवारा कैसे हुआ है। जैसे विश्व में जैसे हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी तरीके से हम देखेंगे जैसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों को हम पढ़ेंगे और वो हम लिखाएंगे भी। और आज यही, उसके बाद आज कुछ हम सीमाओं के बारे में, इसके बाद हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी, जो बताया है यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अभी हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताने जा रहे हैं वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हम बहुत तेजी से सिलेबस को आगे ले चलना चाहते हैं, इसीलिए बहुत डीप में नहीं जाके पूरे जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है वही चीज़ हम आगे लेके चलेंगे। तो साथियों, इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ें। हेडिंग डाल लेते हैं, विश्व की प्रमुख सीमा रेखाएं। इसमें हम कुछ अपने देश के और कुछ विदेश के सीमा रेखा, जिसमें सबसे पहला लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंडनबर्ग रेखा। ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है लेकिन थोड़ी और बात लिख लीजिए, यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के समय में तय जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित, के मध्य सीमा, यह है हिंडनबर्ग रेखा। फिर उसके बाद मैन रहीन रेखा हम देख लेते हैं, मैन रहीन रेखा। सोवियत संघ, सोवियत रूस संघ कहें या अभी तो अब ये सोवियत रूस एवं संघ तो रहा नहीं, फिनलैंड के बीच सीमा रेखा। फिर तीसरा मैगिनाट रेखा, यह फ्रांस द्वारा खींची गई, फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा रेखा। फिर चौथा मैकमोहन, जो भारत में है, भारत और चाइना के बीच में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखपाली भर्ती के लिए इनमें से एक प्रश्न आना ही आना है। ये मैकमोहन रेखा, ये 1914 में सर मैकमोहन
ये ब्रिटेन के थे और इन्होंने भारत चीन सीमा को, भारत चीन सीमा का निर्धारण किया था। उसके बाद पांचवा रेड क्लिफ, यह देश आजादी के बाद 1947, खाली इतना लिख लीजिए 1947 भारत एवं पाकिस्तान के बीच फिर छठा डूरंड रेखा, यह भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, लेकिन यह पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो अफगानिस्तान में सीमा है वही भारत को छूता है, 106 किलोमीटर है। और फिर सतवां इसका अभी हम एक बार रिवीजन भी करेंगे और रिवीजन के साथ याद भी हम करेंगे। तो सातवां हम देख लेते हैं, ये 38वीं समानांतर रेखा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा को अलग करती है। 38वीं समानांतर रेखा ये जो है उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया के मध्य बनाई गई है। यह सीमा को अलग करती है, या सीमा के मध्य लिख लीजिए, सीमा के मध्य, क्योंकि अलग जल डबरू मध्य किसी दो देशों को अलग करती है। और यह तो एक समानांतर रेखा है, ये तो एक जो है अक्षांश रेखाओं के उस पर हम लोग जो है या जो है इसको अलग किया गया है। फिर आठवां देखते हैं, 24वीं समानांतर रेखा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच, जबकि पाकिस्तान मानता है, भारत इस समझौते को नहीं मानता। भारत एवं पाकिस्तान, ये भारत में कच्छ वाला एरिया है, भारत के कच्छ, और पाकिस्तान, भारत इसको नहीं मानता है, भारत इस समझौते को नहीं मानता है, भारत इस समझौते को नहीं मानता है। उसके बाद फिर 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, यह अमेरिका एवं कनाडा को अलग करने वाली रेखा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा को अलग करने वाली, कनाडा को संयुक्त राष्ट्र एवं अमेरिका के मध्य सीमा रेखा। उसके बाद हम 141वां देख लेते हैं। यह भी, हालांकि यह भी अमेरिका एवं कनाडा का ही है, लेकिन अमेरिका में अलास्का एक स्थान है, तो अलास्का समानांतर रेखा ये लिख लें,
यह अलास्का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा। साथियों, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और जो हमने जो इसके पहले हम जो पढ़ाए हैं, यानी पृथ्वी को हमने दो भागों में डिवाइड किया, और एक पूरी पृथ्वी पहले हमने बताया पैंजिया था, बाद में पैंजिया और पैंथालासा था, और बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में ये दो भागों में टूट गई, और फिर 7 भागों में 7 महाद्वीप, और उसके बाद 7 महाद्वीप और 4 बड़े महासागरों में ये बन गया, जिसको हम प्रथम कोट में रखते हैं। पृथ्वी को हम भौतिक भूगोल को अगर बांटें तो सबसे पहले हम स्थलाकृति पढ़ेंगे। स्थलाकृति के बाद हमने बताया कि समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जीवोम, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और स्थलाकृति में हम देखें तो 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। पहला श्रेणी क्या है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच जिसमें आते हैं, तो उसको हम प्रथम कोटि के उच्चावच कहेंगे, जिसमें 7 महाद्वीप और 4 महासागर आएंगे। फिर द्वितीय श्रेणी या द्वितीय कोटि के उच्चावच, जिसमें पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान इस तरीके से आएंगे, मरुस्थल, झील, इस तरीके से। और तृतीय श्रेणी, चतुर्थ कोई श्रेणी नहीं, 3 ही श्रेणी बनाया गया है। तृतीय श्रेणी अपक्षय एवं अपर्दन के कारण जो स्थलाकृति बनेगी, वह तृतीय जो है बनेगी। इसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद सीमा रेखाओं को एक बार हम फिर से रिवीजन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व की प्रमुख सीमा रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, हम भी इसको कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। सबसे पहले हम देख लेते हैं याद करने के लिए हिंडनबर्ग, यह जर्मनी और पोलैंड, यह प्रथम विश्व युद्ध के समय इंपॉर्टेंट बहुत है हिंडनबर्ग। उसके बाद मैन रहीन यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए। सोवियत रूस बहुत ही घना जनसंख्या नहीं है, बहुत ही विरल जनसंख्या है, वहाँ पे मैन रहीन जैसे बात होती है, तो हम सोवियत रूस और फिनलैंड को लेंगे, और यह जो है मैन रहीन रेखा बनाएगी। उसके बाद फिर हम मैगीनाट रेखा देखेंगे, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फ्रांस और जर्मनी के मैगीनाट, ये थोड़ा मान लीजिए कि मैगी जर्मनी में और फ्रांस में ज़्यादा खाई जाती है। याद करने के तरीके में मैगी जो है फ्रांस और जर्मनी में ज़्यादा खाई जाती है, इस तरह याद कर लीजिए। और मैकमोहन रेखा, जो कि भारत में 1914 में सर मैकमोहन ने भारत और चाइना के बीच में जो समझौता कराया था, ये ब्रिटेन के थे। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया भी है। और उसके बाद रेड क्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान में वैसे भी लड़ाई हरदम हुआ करती है, और इस तरीके से हम जान लें कि पाकिस्तान रेड जोन में हम रखते हैं, यानी रेड, तो रेड क्लिफ को हम याद रखने के लिए हमने रेड कहा है, तो इस तरह हम याद रखेंगे। और फिर डूरंड रेखा, अफगानिस्तान डूरंड को आप बैठा लीजिए। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अफगानिस्तान पड़ता है, लगभग 106 किलोमीटर पड़ता है। और फिर 38वीं समानांतर रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कोरिया में कोरिया में जो लड़ाई अभी तक चल रहा था, कुछ समझौता भी हुआ, अभी भी चल रहा है ये आपस में, जैसे भारत पाकिस्तान में, उसी तरह उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया में होता है। फिर 24वीं समानांतर रेखा, यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच है और कच्छ वाले एरिया में है, जबकि भारत इसको नहीं मानता है, पाकिस्तान इसको मानता है। तो उसके बाद 49वीं समानांतर रेखा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह कनाडा एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच रेखा है। यहाँ कोई सीमा रेखा इस तरह नहीं है, यहाँ अक्षांश रेखाओं के उस पर मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है, तुरंत आप वहाँ कनाडा पहुँच जाएंगे और तुरंत अमेरिका पहुँच जाएंगे, कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से 49वीं समानांतर रेखा और 141वीं समानांतर रेखा, ये अलास्का, जो कि संयुक्त राष्ट्र सीमा का एक प्रांत है, अलास्का और कनाडा के बीच का रेखा है। तो जो ये अक्षांश, ये जो इस तरह 38 डिग्री, ये 38 डिग्री
और 24 डिग्री 49 डिग्री, और यह एक अक्षांश रेखाएं हैं जिन पर जो है ये सीमा रेखा जो है बनाया गया है। और बाकी जो बनाया गया है वह जो है जैसे मैकमोहन रेखा, यहाँ फिजिकल बाउंड्री यानी कि जो है पर्वत बना हुआ है, इस तरह फिजिकल बाउंड्री भी है। तो इस तरह हम इनको याद कर लेंगे। यहाँ से एक प्रश्न लेखपाली भर्ती में जरूर आएगा, और जो पिछला मैंने बताया है वहाँ से भी एक प्रश्न, और इससे पहले अक्षांश से देशांतर बताया है उससे पहले। यानी बहुत जल्दी हम विश्व जो का भूगोल है बहुत जल्दी हम सिलेबस खत्म करेंगे। और साथियों कोई भी इंतजार रिजल्ट का ना करे, मैं बताया है फिर बता रहा हूँ, 50 नंबर से ऊपर पाने वाला हर लड़का तैयारी करे। तैयारी तो खैर सभी को करना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम में मान लो हुआ है या नहीं हुआ है, अगला पेट उसको देना है और अगला एग्जाम किसी भी तरीके से उसको क्वालिफाई करना है। तो लगातार ये तुरंत का कोई नहीं है, यह विषय ऐसा है कि आपको लगातार पढ़ते ही रहना है और पढ़ते ही रहना है, क्योंकि आपको अपना जो है ईंट पे ईंट रख के ही आपको मजबूत बनाना है अपने आप को। तो इस तरह साथियों आप देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर भी करिए। साथियों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।